हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट टर्म पे हम लोग कर रहे थे बेटा कि अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स, देखो बेटा, सबसे पहले जो नया टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, ये जो नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया केमिकल रिएक्शंस, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, मैंने क्या बताया था कि रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा होगा तो प्रोडक्ट का पूछा होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट दे रखा होगा तो रिएक्टेंट का पूछा होगा। ये सारी बातें करनी थी हमें ना। सबसे पहले काम क्या होता था, रिएक्शन को लिखना पड़ता था हमें। किसी भी केमिकल रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ता था, पहले सबसे पहले लिखना पड़ता था। ठीक है, उस रिएक्शन को सबसे पहले लिखते थे, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करते थे। ठीक है, उसमें मैंने अलग अलग टाइप बनाई थी। तो सबसे पहला जो टाइप था, उस सबसे पहले टाइप में था कि हमारा कि हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे कि अगर रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर जो लास्ट पे मैंने पढ़ाया था कि अगर रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे तो क्या करेंगे। तो मैंने उसका तरीका क्या बताया था बेटा, जब भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे रिएक्शन में तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उस रिएक्शन में निकाला जाता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा रिएक्टेंट होगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? अब तुम्हें याद होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या बताया था मैंने। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जिसकी जो रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है, खत्म हो जाता है। जो रिएक्शन में सबसे पहले खत्म होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, ओके। क्यों निकालना पड़ा था हमें ये, वो हमने इसलिए निकालना पड़ा था कि हम जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो गए तो हमें देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो किस रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग बनेगा। तो प्रोडक्ट उस रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग बनता है जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है। इसका मतलब किसके अकॉर्डिंग बनता है, जो रिएजेंट हो, जो लिमिटिंग रिएजेंट यानी एलआर होता है। क्योंकि जैसे ही वो खत्म होता है रिएक्शन उसके बाद बंद हो जाती है। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती है, इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। तो फिर कैसे पता लगाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का? लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगाते हैं बेटा क्या करके, लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगाते हैं क्या करके पता लगाते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगाएंगे मोल्स और कॉफिशिएंट का रेशियो निकाल के। मोल्स का और कॉफिशिएंट का रेशियो निकाल लेते हैं और उस रेशियो, वो रेशियो जिसका भी सबसे कम आता है वही अपना क्या हो जाता है, वही अपना लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि मैंने बताया था कि हम जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे हमारा टॉपिक उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। किसी बच्चे को अगर अब भी दिक्कत आई है तो वो दूर अपने आप होती चली जाएगी। कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जिसको भी दिक्कत आ रही है वो जितने ज्यादा सवाल करेगा तो दिक्कत अपने आप ही दूर हो चली जाएगी। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। तो बेटा नेक्स्ट सवाल है मेरा, 100 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ N2 एंड H2 आर अलाउड टू रिएक्ट टू फॉर्म NH3। एक 100 ग्राम मिक्सचर है N2 का और H2 का, जिसकी हम रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। N2 और H2 को मिला के हम लोग अमोनिया बना रहे हैं और मिक्सचर का मास कितना है, 100 ग्राम। टोटल मास 100 ग्राम है। कैलकुलेट। और इस क्वेश्चन के मैंने अलग अलग पार्ट लिखे हैं। तो पहला पार्ट जो है इसमें वो है कैलकुलेट मैक्सिमम मास ऑफ NH3 विच कैन बी फॉर्म्ड। तो पहला पार्ट है हमें अमोनिया का मैक्सिमम मास निकालना है जो इससे बन सकता है। मैं बेटा सबसे पहले रिएक्शन लिख देता हूं। N2 प्लस H2 से क्या बन रहा है, NH3 बन रहा है। N2 और H2 मिलके क्या बना रहे हैं बेटा, NH3 बना रहे हैं। ठीक है, N2 और H2 मिलके NH3 बना रहे हैं। सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3, ये कोई रिएक्शन हो जाएगी। अब बेटा अब बताओ, मेरे को जो मास दे रखा है वो किस किस का दे रखा है, N2 का और H2 का। दोनों का मिला के कितने ग्राम है बेटा, 100 ग्राम है। दोनों का मास मिला के कितना है, मतलब N2 कुछ है और H2 कुछ है, और दोनों का मिला के मास जो आता है वो कितना आता है, वो 100 ग्राम आता है। दोनों का मास जो आता है वो 100 ग्राम आएगा। ठीक है बेटा, अब दोनों का मास अगर मिला के 100 ग्राम आएगा तो फिर अगर दोनों का मास 100 ग्राम में मिला के फिर क्या करेंगे, हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है कि अमोनिया मैक्सिमम कितने ग्राम बन सकता है। क्या इसका मास पता है, नहीं। क्या इसका मास पता है, नहीं। टोटल पता है कितना, 100। अब बताओ, मैंने जब स्टार्ट किया था इस टॉपिक को तो मैंने बताया था कि जो सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो एक लॉ को फॉलो करती हैं। सभी केमिकल रिएक्शंस एक लॉ को फॉलो करती है जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जब केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ती है तो मास जो होता है, टोटल मास, वो कंजर्व रहता है, ना कि मतलब कि मास ना तो घटता है ना बढ़ता है, टोटल मास कांस्टेंट ही रहेगा। अब बताओ, मिक्सचर कितने ग्राम है टोटल, 100 ग्राम। कितना है, 100 ग्राम। दोनों का मिला के तुमसे पूछा है अमोनिया मैक्सिमम कितने ग्राम बन सकता है, ये बताओ। अगर तुमने शुरुआत में दोनों का मास 100 ग्राम ले रखा है
तो ज्यादा से ज्यादा अमोनिया कितने ग्राम बन पाएगा? ऑब्वियसली आंसर क्या आ जाएगा इसका? 100 ग्राम। कितना आंसर आ जाएगा? 100 ग्राम आ जाएगा बेटा। ज्यादा से ज्यादा जो अमोनिया बनेगा वो कितना बनेगा? 100 ग्राम ही बनेगा। N2 और H2 का मास अगर 100 ग्राम है तो ज्यादा से ज्यादा अमोनिया कितने ग्राम बन सकता है? 100 ग्राम ही बन सकता है। इससे ज्यादा बन सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में तुमने कितने ग्राम लिया है? 100 ग्राम ही लिया है, और मास ना तो बढ़ता है ना घटता है। तो ज्यादा से ज्यादा अमोनिया कितने ग्राम बन पाएगा? 100 ग्राम। बिना कुछ करे ही मैं डायरेक्टली बता सकता हूं कि अमोनिया ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम बन सकता है। अच्छा, क्या तुम ये बता सकते हो अमोनिया 100 ग्राम सबसे ज्यादा बन तो सकता है, लेकिन किस कंडीशन में बन सकता है 100 ग्राम? क्या हर एक कंडीशन में अमोनिया 100 ग्राम ही बनेगा? क्या सभी की सभी कंडीशन पर अमोनिया 100 ग्राम ही बनेगा, या कोई एक ऐसी कंडीशन भी होगी जिसमें अमोनिया 100 ग्राम से कम बन सकता है? बिल्कुल होगी। अमोनिया 100 ग्राम तब बनेगा जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के दोनों पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। ऑब्वियसली बेटा, अगर इन दोनों में से कोई भी एक बचा रह गया, मान लिया रिएक्शन दोनों में हुई और नाइट्रोजन 10 ग्राम बच गया, दोनों के बीच रिएक्शन हुई और नाइट्रोजन कितना बच गया? 10 ग्राम बच गया, तो बताओ अमोनिया क्या 100 ग्राम बनेगा? अगर नाइट्रोजन 10 ग्राम बच गया तो क्या अमोनिया 100 ग्राम बनेगा या 90 ग्राम बनेगा? 90 ग्राम बनेगा। क्यों? क्योंकि टोटल मास कितना आना पड़ेगा? 100 ग्राम, क्योंकि मास ना तो घटता है ना बढ़ता है। तो अगर नाइट्रोजन गैस इसमें 10 ग्राम बची रह गई तो अमोनिया फिर अमोनिया सिर्फ कितना बनेगा? तो फिर अमोनिया सिर्फ कितना बनेगा? अमोनिया सिर्फ 90 ग्राम ही बनेगा। इस केस में जो अमोनिया बनेगा वो कितना बनेगा? 90 ग्राम ही बनेगा। कितना बनेगा? 90 ग्राम। इस केस में जो अमोनिया बनेगा दैट विल बी फॉर्म्ड ओनली 90 ग्राम्स। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस कितना बच गई है? 10 ग्राम बच गया है। ठीक है। N2 और H2 अगर 100 ग्राम है तो अमोनिया 100 ग्राम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ तभी बन सकता है जब नाइट्रोजन भी खत्म हो जाए और हाइड्रोजन भी खत्म हो जाए। अगर इन दोनों में से कोई बचा तो अमोनिया 100 ग्राम नहीं बनेगी, अमोनिया 100 ग्राम से कम बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइड्रोजन गैस 20 ग्राम बच जाती है तो अमोनिया गैस सिर्फ 80 ग्राम बनेगी, क्योंकि टोटल मास तो कंजर्व रहता है। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा हमसे तो पूछा ज्यादा से ज्यादा कितना बन सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना बन सकता है? 100 ग्राम बन सकता है। ज्यादा से ज्यादा अमोनिया तो सिर्फ 100 ग्राम ही बन सकता है, और वो उस केस में बनेगा जब दोनों के दोनों नाइट्रोजन भी और हाइड्रोजन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरे पार्ट पर आते हैं। दूसरा पार्ट क्या कहता है? मोल रेशियो ऑफ N2 एंड H2 विच शुड बी टेकन टू फॉर्म मैक्सिमम अमोनिया। हमसे पूछा है कि जो तुमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस ली थी, टोटल वेट कितना था इन दोनों का? 100 ग्राम था। तो हमसे पूछा है कि N2 और H2 का क्या मोल रेशियो तुम्हें लेना पड़ेगा जिससे अमोनिया मैक्सिमम बने। अब मैं वापस से रिएक्शन लिख रहा हूं बेटा। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये मैंने वापस से रिएक्शन लिख दी। मेरे से पूछा है कि N2 और H2 का क्या मोल रेशियो लूं जिससे अमोनिया मैक्सिमम बने। अब मैंने क्या बताया था बेटा? अमोनिया मैक्सिमम बनाना है। अमोनिया मैक्सिमम का मतलब है कि अमोनिया ज्यादा से ज्यादा कितना बन सकता है? 100 ग्राम। पहले पार्ट में कर चुका हूं, 100 ग्राम बन सकता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। किस केस में बन सकता है 100 ग्राम? ये भी बता दिया था मैंने। 100 ग्राम तब बनेगा जब दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे, N2 भी खत्म होगा और H2 भी खत्म होगा। जिस केस में N2 भी खत्म होगा और H2 भी खत्म होगा, तब ये दोनों के दोनों क्या बनेंगे? तब ये कितना बनेगा? 100 ग्राम बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों अगर खत्म हो जाएंगे तो टोटल मैक्सिमम बन जाएगा। तो अब बताओ, तो अगर ये 100 ग्राम बनाना है मतलब इन दोनों को पूरा खत्म करना पड़ेगा। इन दोनों को पूरा खत्म करना पड़ेगा इसका मतलब, क्योंकि अगर बच गया तो 100 ग्राम नहीं, 100 ग्राम से कम बनेगा। अगर ये 10 ग्राम बच गया तो ये 90 ग्राम बचेगा। अगर ये 20 ग्राम बच गया तो सिर्फ 80 ग्राम बचेगा। तो 100 ग्राम बनाने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। अब बताओ, दोनों के दोनों अगर खत्म करने हैं, अगर दोनों के N2 भी और H2 भी अगर दोनों के दोनों खत्म करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? अगर N2 और H2 तुम्हें खत्म करने हैं तो क्या करना होगा बेटा? बोलो। अगर दोनों खत्म करने हैं तो
इनके मोल का रेशियो क्या लेना पड़ेगा, मोल रेशियो क्या होना चाहिए बताओ। दोनों के दोनों कब खत्म होंगे, तब खत्म होंगे जब इनका रेशियो क्या होगा 1:3। 1:3 मोल रेशियो अगर 1:3 होगा, ये किसका रेशियो है, ये कॉफिशिएंट का रेशियो है। बेटा सिंपल सी बात है, अगर तुमने मोल्स भी उसी रेशियो में ले लिए जिस रेशियो में कॉफिशिएंट है, तो रिएक्टेंट खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। वापस बोल रहा हूं मैं, इस बात को क्लियर होना चाहिए। बेटा मोल्स का रेशियो अगर वही लिया जाए जो उनके कॉफिशिएंट का रेशियो है, तो सारे के सारे रिएक्टेंट खत्म हो जाते हैं। क्यों बेटा, अगर तुमने इसका 1 मोल ले लिया और इसके 3 मोल ले लिए, यही तो मतलब है कि इसके 1 मोल के लिए इसके कितने मोल की जरूरत पड़ेगी, 3 मोल के लिए। तो अगर इसका 1 और इसका 3 लिया तो दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे। तो रेशियो क्या हो गया 1:3। अगर इसके 2 मोल ले लिए और इसके ले लिए 6 मोल, इसके 2 मोल, क्योंकि 1 मोल के लिए चाहिए 3 मोल, तो 2 मोल के लिए कितना चाहिए होगा 6 मोल। तो इसके 2 मोल ले लिए, इसके 6 मोल ले लिए, तो भी दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे। 2:6 क्या आएगा 1:3। इसके 3 मोल ले लिए, इसके 9 मोल ले लिए, तो भी दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे। रेशियो क्या हुआ 1:3। इसके 4 मोल ले लिए, इसके 12 मोल ले लिए, मतलब रेशियो कितना हुआ 1:3। इसके 4 मोल और इसके 12 मोल, तो भी दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मोल का रेशियो अगर कॉफिशिएंट के रेशियो के बराबर है, अगर ये दोनों बराबर हैं, मोल रेशियो और कॉफिशिएंट रेशियो, देन all reactants are consumed completely। इसका मतलब कि जब मोल का रेशियो कॉफिशिएंट के रेशियो के बराबर होता है, तो हर रिएक्टेंट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ध्यान रखना ये बात। तो अगर तुम्हें सारे रिएक्टेंट्स खत्म कराने हैं, तो उनके मोल्स का रेशियो क्या लेना पड़ेगा, कॉफिशिएंट के रेशियो के। जैसे एग्जांपल बेटा एक और मैं लिख देता हूं यहां पर। एक रिएक्शन है A + 5B + 7C से बन रहा है D, ठीक है। A + 7C, सॉरी, A + 5B + 7C से बन रहा है D। तो अगर तुमने कुछ A दे रखा है, तुम्हें कुछ B दे रखा है, तुम्हें कुछ C दे रखा है, आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे D। अगर तुम्हें A, B और C तीनों के तीनों खत्म कराने हैं, A, B, C तीनों के तीनों अगर खत्म कराने हैं तुम्हें, तो इन तीनों का रेशियो क्या लेना पड़ेगा, मोल्स का रेशियो 1:5:7। अगर A, B और C तुमने किस रेशियो में ले लिए, 1:5:7 में। ये किसका रेशियो, मास का नहीं है, किसका है, मोल का, क्योंकि कॉफिशिएंट मोल रिलेट करते हैं। तो ध्यान रखना, तो मोल्स का रेशियो अगर कॉफिशिएंट के रेशियो के बराबर लिया, तो सारे के सारे रिएक्टेंट्स क्या हो जाएंगे बेटा, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर तुमने मोल्स का रेशियो वही लिया है जो कॉफिशिएंट का रेशियो है, तो सभी रिएक्टेंट क्या हो जाते हैं बेटा, खत्म हो जाते हैं। इसलिए मोल्स का रेशियो, कॉफिशिएंट का रेशियो कितना है यहाँ पर 1:3। तो मोल का रेशियो भी कितना लेना पड़ेगा 1:3, तभी ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट खत्म होंगे और तभी ये क्या बनेगा, मैक्सिमम यानी 100 ग्राम बन पाएगा। अगला पार्ट समझ में आ गया बेटा। एक छोटी सी बात है, मोल्स का रेशियो कॉफिशिएंट के रेशियो के बराबर ही होना चाहिए, तभी वो दोनों के दोनों खत्म हो पाएंगे। क्योंकि इसके 1 मोल के लिए इसके 3 मोल की जरूरत होती है, तो 1:3। इसके 2 मोल के लिए इसके 6 मोल की जरूरत होती है, तो 1:3। इसके 3 मोल के लिए इसके 9 मोल की जरूरत होती है, तो 1:3 मोल्स रेशियो होगा, तभी खत्म हो पाएंगे दोनों, ठीक। अगला पार्ट क्या है, मास रेशियो ऑफ N2 and H2 विच शुड बी टेकन टू फॉर्म एक्स अमोनिया। N2 और H2 के मास का रेशियो क्या होगा जिससे अमोनिया मैक्सिमम बने। ये किसका रेशियो था बेटा, मोल्स का। हमें किसका रेशियो बताना है बेटा, मास का। तो बेटा जब मोल्स का रेशियो पता है, तो क्या मास का रेशियो नहीं बता सकते, बताओ। मोल्स का रेशियो कितना आ गया था ऊपर से 1:3। मोल्स का रेशियो आया था 1:3, और तुम्हें किसका रेशियो बताना है, तुम्हें बताना है मास का रेशियो। अब मास का रेशियो कैसे निकालोगे बेटा, मास का रेशियो कैसे निकालोगे बेटा, मास का रेशियो निकालोगे क्या करके, हाँ जी, मास का रेशियो। बेटा ये बताओ, जब मोल्स पता होते हैं तो मास कैसे निकालते हैं, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास कैसे निकालोगे, मोल्स इनटू मोलर मास। तो जो मोल्स हैं उनको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, मास निकल जाएगा। तो मोल रेशियो कितना है 1:3। ये 1 किसके लिए, N2 के लिए, H2 के लिए। 1 किसके लिए था, N2 के लिए। तो N2 के मॉलिक्यूलर मास 28 होता है, तो 1 × 28 इज टू 1 × 28 इज टू, ये 3 किसका था, H2 का। तो H2 का मोलर मास होता है 2, 3 × 2, तो कितना हो गया 28 इज टू 6 हो गया, यानी कितना हो गया
14:3 हो गया। वापस बताऊं क्या, जो मोल का रेशियो है, मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, तो मास क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू मोलर मास। तो जो भी मोल्स का रेशियो है बेटा, जो भी मोल्स का रेशियो है, उस मोल्स में क्या कर देंगे हम लोग, मोलर मास का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1 था N2 का, तो N2 के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 × 28:2। ये 3 था H2 का, तो H2 का मोलर मास 2 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते 28:6 करेंगे तो 14:3 आ जाएगा। क्लियर है बेटा। एक लास्ट पार्ट और कर लेते हैं इस क्वेश्चन का, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट पार्ट क्या है बेटा, मोल्स ऑफ N2 एंड H2 विच शुड बी टेकन टू फॉर्म मैक्सिमम अमोनिया। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के मोल्स का रेशियो नहीं चाहिए, क्या चाहिए, मोल्स ही चाहिए, जिससे अमोनिया क्या बन जाए, मैक्सिमम बन जाए। अब मोल्स का रेशियो नहीं, अब क्या चाहिए, मोल्स चाहिए। तो बेटा मैं क्या करता हूं, रिएक्शन लिख देता हूं। मैंने क्या लिख दी बेटा, रिएक्शन। N2 प्लस H2 से क्या बन गया, NH3 बन गया। N2 और H2 मिलके NH3 बना दिया। ठीक है बेटा, रिएक्शन को बैलेंस करा तो ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। तुम्हें अमोनिया क्या बनाना है, मैक्सिमम। अब तुम्हें पता है मैक्सिमम अमोनिया कितनी बन सकती है, 100 ग्राम। ग्राम से काम चलेगा नहीं, क्या निकालने पड़ेंगे, मोल्स। तो 100/17 भाई, मास है 100 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास होता है अमोनिया का 17, तो मोल्स कितने आ गए, 100/17। ठीक, तो मैं इसके मोल्स पता लग गया, किस किस के मोल्स बताने, N2 के और H2 के। तो बेटा कैसे करोगे, पहले N2 के बता लेते हैं। ये 2 मोल कितने से बनता है, 1 मोल से, मतलब 2 मोल NH3 बनता है कितने से, 1 मोल N2 से। 2 मोल NH3 बनता है 1 मोल N2 से। 2 मोल बनता है 1 मोल से, और मोल कितने हैं इसके बेटा, 100/17। 2 मोल बनता है 1 मोल से, तो 100/17 कितने से बनेगा, 1/2 इंटू 100/17, यानी हो गया 50/17 मोल्स। कितने मोल्स, 50/17। क्लियर है। 2 मोल 1 मोल से, तो 100/17 कितने से, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड कर दिया, 100/17 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया बेटा, 50/17 मोल्स। ये आ गए किसके मोल्स, N2 के मोल्स। ये किसके मोल्स आ गए बेटा, N2 के। क्लियर है। और किसके मोल्स बताने बेटा, H2 के। H2 के भी बताने, कैसे निकालेंगे, ये 2 मोल कितने से बनता है, 3 मोल से। या ऐसे कर लो ना, इसके एक के लिए कितना चाहिए, 3। N2 के 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए। मोल्स कितने आ गए थे N2 के, इतने। अगर ये 1 मोल चाहिए तो ये 3 मोल चाहिए। तो अगर N2 इतना चाहिए तो H2 कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू कितना, 50/17 इंटू 3, कितना आ गया, 150/17 मोल्स। वापस बताऊं क्या, वैसे मैं इससे भी कर सकता था, मैंने डायरेक्टली कर दिया। इसके ये अगर 1 मोल चाहिए तो ये कितना चाहिए होगा, 3 मोल। ये अगर 1 मोल चाहिए तो ये 3 मोल चाहिए। N2 कितना निकाल चुका हूं मैं, 50/17। अगर ये 1 मोल चाहिए तो ये 3 मोल चाहिए। तो अगर N2 इतना चाहिए 50/17, तो इसका 3 गुना ही तो चाहिए। तो कितना आ गया, 150/17। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। बस इस वाले क्वेश्चन में मैंने इतना सा बताया कि जब भी कभी रिएक्टेंट सारे खत्म कराने होते हैं तो उनके मोल्स का रेशियो उनके कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। थैंक यू।